ओके, अब देखते हैं आर्टीरियल डिसऑर्डर। तो पहला टॉपिक है एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन। इट इज़ एन एक्यूट ऑक्लूजन दैट अकर्स सेकेंडरी टू एम्बुलस। तो पहले एम्बुलस होता है, उसकी वजह से एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन होता है। और सोर्स इज हार्ट। मोस्ट कॉमन कॉज वो एट्रियल फिब्रिलेशन विच हैज़ इरेगुलर हार्ट बीट। इसमें से इतना ये क्लिनिकल फीचर्स याद रखना है, 6 P's: पेन, पेलर, परेसिस, पैरेस्थेसिया, पोइकुलोथर्मिया एंड पल्सलेसनेस। पेन, पेलर, परेसिस, पैरेस्थेसिया, पोइकुलोथर्मिया एंड pulselessness. Pulselessness is a late sign. Investigation of choice, it is duplex scan. Okay, investigation of choice is duplex scan. इसमें duplex scan में कलर डॉपलर प्लस बी मोड अल्ट्रासाउंड आता है। नॉर्मली ट्राईफेसिक फ्लो देखने को मिलता है हमें इन नॉर्मल वेसल्स। तो ये भी एक चीज़ याद रखनी है, डुप्लेक्स स्कैन। अब एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन, उसमें होता क्या है, एम्बुलस जो होता है वो क्विकली या आर्टरी या वेसल में डिस्क्लोज हो जाता है और ऑक्लूड कर देता है एक्यूटली ओके शॉर्ट स्पैन में। तो इसलिए कोलेट्रल्स फॉर्म होने का टाइम नहीं रहता। तो इसलिए जो सिम्टम्स होते हैं वो भी सीवियर होते हैं और ड्रामेटिक होते हैं। तो ये याद रखनी है, इसमें कोलेट्रल फॉर्मेशंस नहीं होते एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन में। मैनेजमेंट में अर्ली या फिर लेट प्रेजेंटेशन। तो अर्ली प्रेजेंटेशन होगा विदिन 6 to 8 आवर्स, तो उसमें हम थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं या फिर एम्बोलेक्टोमी। थ्रोम्बोलिसिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन recent stroke and bleeding disorders. Most preferred is embolectomy, which is used by Fogarty's balloon. कि ये आर्ट वेसल है, ये एम्बुलस है, हम क्या करेंगे, फोगाटिस बलून ये एम्बुलस के थ्रू जाना देंगे, फिर उसे डायलेट करेंगे और फिर उसे विड्रॉ कर लेंगे और जो एम्बुलस है वो भी बाहर आ जाएगा उसके साथ। तो ये एम्बोलेक्टोमी यूजिंग फोगाटिस बलून। थ्रोम्बोलिसिस वो हम कर सकते हैं बाय गिविंग स्ट्रेप्टोकाइनेस या यूरोकाइनेस। हेपेरिन इट शुड बी यूज्ड टू प्रिवेंट प्रोपोगेशन ऑफ द एम्बुलस। कि एम्बुलस जो है वो बड़ा ना हो, टू प्रिवेंट इट्स प्रोग्रेशन हम देंगे हेपेरिन। अगर लेट प्रेजेंटेशन हुआ देन हम वेट करेंगे टिल, तब मोस्टली गैंग्रीन डेवलप हो चुका होगा, हम वेट करेंगे फॉर लाइन ऑफ डिमार्केशन, और एक बार वो डेवलप हो जाए तो उसके बाद एम्पुटेशन। तो ये मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन। एक ये 6 P याद रखना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस याद रखनी है, कोलेटरल फॉर्मेशन नहीं होता, और मैनेजमेंट याद रखना है अर्ली एंड लेट में। अर्ली में थ्रोम्बोलिसिस एंड एम्बोलेक्टोमी, लेट में गैंग्रीन। जब हम एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन को ट्रीट करेंगे तब सडन ब्लड सप्लाई वापस रिस्टार्ट हो जाएगा, तो उससे रीपरफ्यूजन इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रीपरफ्यूजन इंजरी की वजह से मसल जो है वो स्वेल हो जाएंगे, उनकी स्वेलिंग होगी, तो इट विल लीड टू कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो जब भी हम एक्यूट आर्टीरियल ऑक्लूजन की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तब हमें एम्बोलेक्टोमी प्लस फेशियोटोमी करनी पड़ती है टू प्रिवेंट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये तो एम्बोलेक्टोमी प्लस फेशियोटोमी टिल डीप फेशिया, इसमें इंसिजन रखेंगे हम टिल डीप फेशिया। तो एम्बोलेक्टोमी प्लस फेशियोटोमी टू प्रिवेंट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। फीचर्स ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम वो होता है एक्सेसिव पेन ऑन पैसिव स्ट्रेचिंग। तो पल्सेशन कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट। तो मेन तो है ये एक्सेसिव पेन एंड दूसरा पेन ऑन पैसिव स्ट्रेचिंग। अब क्रॉनिक आर्टीरियल ऑक्लूजन देखते हैं। तो क्रॉनिक आर्टीरियल ऑक्लूजन में ब्लॉकेज ऑफ वेसल तो होता ही है, प्लस इसमें इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, तो इसमें कोलेटरल फॉर्मेशन के चांसेस, कोलेटरल फॉर्मेशन होता है। तो ये जो देख रहे हो ये कोलेटरल फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे ब्लॉकेड है और कोलेटरल फॉर्मेशन हो गया, तो जो डिस्टल साइट्स है, डिस्टल टू द ब्लॉकेड, वहाँ पे भी धीरे धीरे या स्लोली थोड़ा थोड़ा ब्लड सप्लाई चालू ही रहता है। ब्लड सप्लाई कम कब होगा, ड्यूरिंग एनी एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, तब ब्लड सप्लाई तो कम होगा, लेकिन नॉर्मली ये कोलेटरल्स के थ्रू डिस्टल साइट में भी ब्लड सप्लाई चालू रहता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स, और ये प्रोसेस को कहते हैं डिस्टल रन ऑफ, बिकॉज सम ब्लड सप्लाई इज प्रेजेंट डिस्टल। क्लिनिकल फीचर इसमें होंगे इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन पेन, इसका मतलब क्रैम्पिंग पेन होगा आफ्टर वॉकिंग का सर्टेन डिस्टेंस, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो डिस्टल साइड में जो ब्लड सप्लाई होगा वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से फिर वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन पेन। अब जैसे जैसे ब्लॉक ये इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्लॉडिकेशन डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा। क्लॉडिकेशन डिस्टेंस मतलब यहाँ से सपोज पेशेंट ने चलना स्टार्ट किया और यहाँ जाके उसको पेन हुआ, तो ये कहते हैं क्लॉडिकेशन डिस्टेंस। जैसे जैसे एम्बुलस बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे क्लॉडिकेशन डिस्टेंस वो कम होता जाएगा। फिर अल्टीमेटली एम्बुला इतना बड़ा हो जाएगा कि पेशेंट को रेस्टिंग पेन होगा, मतलब रेस्ट पेन होगा, पेशेंट कुछ भी नहीं कर रहा होगा फिर भी पेन होगा पेशेंट को। तो इवेंचुअली द पेशेंट डेवलप्स रेस्ट पेन। इट इज़ वर्स एट नाइट, पेशेंट ऑफन फील सम रिलीफ व्हेन द लेग इज हंग डाउन। तो ये हिस्ट्री होगी, पहले इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन की हिस्ट्री होगी, फिर रेस्ट पेन की, वर्स एट नाइट एंड पेन रिलीव्स व्हेन द लेग इज हंग डाउन। अब बॉयड्स क्लासिफिकेशन है फॉर दिस इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन या स्टेजिंग दी है। तो क्लास 1 में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 1 में पेशेंट
पेन ऑन वॉकिंग बट पेन रिड्यूसेस एज पेशेंट कंटिन्यूज टू वॉक। कि पेशेंट चलना स्टार्ट किया तब उसे पेन हुआ, लेकिन जैसे जैसे चलना स्टार्ट वो कंटिन्यू रखेगा वैसे वैसे उसका पेन जो है वो कम होता जाएगा, बेरेबल पेन होगा। क्लास 2 में पेन ऑन वॉकिंग एंड कंटिन्यूज टू वॉक डिस्पाइट पेन। ओके, एक बार चलना स्टार्ट किया, पेन तो हो रहा है लेकिन पेन उतना हो रहा है, बेरेबल पेन हो रहा है, वो चलना कंटिन्यू चलना जो है वो कंटिन्यू रख सकता है। क्लास 3 में इतना पेन होगा कि पेशेंट हैड टू स्टॉप वॉकिंग, तो ये पेन फोर्सेस पेशेंट टू स्टॉप। और क्लास 4 में रेस्टिंग पेन, कि क्लास 1 में पेन तो सारे क्लास में होता ही है, क्लास 1 में पेशेंट कंटिन्यूज टू वॉक, ओके, डिस्पाइट पेन। क्लास 2 में और धीरे धीरे पेन कम होता जाता है इसमें क्लास 1 में, और क्लास 2 में पेन रहता ही है लेकिन वो बेरेबल पेन रहता है, इसलिए तो भी वो पेशेंट कंटिन्यूज टू वॉक। क्लास 3 में पेन फोर्सेस पेशेंट टू स्टॉप। क्लास 4 में रेस्ट पेन। उसके बाद दूसरे 2 और ग्रेडिंग सिस्टम है, फॉन्टेन्स एंड रथरफोर्ड। ये इसका सिर्फ नाम याद रख सकते हो, डिटेल भी याद रख सकते हो। फिर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये वास्कुलर प्रॉब्लम है, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन वो वास्कुलर प्रॉब्लम है, इसमें पेन होगा आफ्टर वॉकिंग का सर्टेन डिस्टेंस, ओके, थोड़ा सा डिस्टेंस वॉक करेगा उसके बाद पेन स्टार्ट होगा। न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन में क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉजेस लंबर कनाल स्टीनोसिस, इसकी वजह से नर्व जो है वो कंप्रेस होती है, और जैसे ही और जो पेन होता है वो इट वेरीज करता है विथ पोस्चर। तो कोई ऐसा पोस्चर जिसमें नर्व ज़्यादा कंप्रेस हो रही है तो पेन इंक्रीज हो जाएगा, कोई या बेंडिंग फॉरवर्ड से ये कंप्रेशन वो कम होगा तो पेन रिलीव हो जाएगा। तो ये पेन वेरीज करता है विथ पोस्चर इन न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन इज़ वर्स्ट इन टेकिंग फर्स्ट स्टेप, जब पहला स्टेप लेगा तभी वर्स्ट होता है पेन। तो इसमें वॉकिंग स्टार्ट करने से जो पहला स्टेप होता है उसमें पेन होता है, इसमें तो पोस्चर के हिसाब से पेन चेंज होता रहता है, और इसमें सर्टेन डिस्टेंस वॉक करने के बाद पेन स्टार्ट होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके हिसाब से। अब ड्यू टू कोलैटरल्स फॉर्म इन क्रॉनिक आर्टरियल ऑक्लूजन पेन इज फेल्ट इन मसल ग्रुप डिस्टल टू द ब्लॉक। हाँ, तो यहाँ पे ब्लॉक था तो जो डिस्टल साइड्स होगी डिस्टल टू द ब्लॉकेट, तो वहाँ के मसल्स ग्रुप होंगे, वहाँ पे पेन होगा। मोस्ट कॉमन जो है वो इट इज़ फेल्ट इन काफ, क्योंकि लोअर लिम्ब ऑक्लूजन वो मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमनली पेन इज फेल्ट इन काफ लोअर लिम्ब ऑक्लूजन की वजह से। और मोस्ट कॉमन वेसल जो इन्वॉल्व होती है वो होती है फीमोरल आर्टरी। ये 2 चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ क्लिनिकल फाइंडिंग टू द साइड ऑफ डिसीज, मतलब कौन कौन सी लेवल्स ऑफ ऑक्लूजन है और उसमें कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, तो ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एओर्टो इलियाक ऑब्स्ट्रक्शन। एओर्टो इलियाक ऑब्स्ट्रक्शन जिसे कहते हैं लैरिज सिंड्रोम, के मोस्ट इंपॉर्टेंट लैरिज सिंड्रोम या फिर एओर्टो इलियाक ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्लॉडिकेशन होता है इन द बटक्स, थाई एंड काफ, मतलब एओर्टो इलियाक में ही प्रॉब्लम है, जो एओर्टा होता है और फिर बाइफरकेट करता है वहाँ पे ही ब्लॉकेड है। तो लोअर लिम्ब के जितने भी मोस्टली मसल आएंगे वहाँ पे क्लॉडिकेशन होगा, बटक्स, थाई, काफ। और वैसे कौन से इन्वॉल्व होते हैं, फीमोरल एंड जो पल्स हमें फील होता है कि नहीं, तो फीमोरल एंड डिस्टल पल्स वो एब्सेंट होगी। तो यहाँ पे ब्लॉकेड है तो डिस्टली पल्स एब्सेंट होंगी। ब्रूई हमें देखने को मिलेगी ओवर एओर्टो इलियाक रीजन। मेल पेशेंट में इंपोर्टेंस भी देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं लैरिज सिंड्रोम, कि एओर्टो इलियाक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इंपोर्टेंस इन मेल देखने को मिलता है, उसे कहते हैं लैरिज सिंड्रोम। तो ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। फिर है इलियाक ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें यूनिलेटरल क्लॉडिकेशन। इलियाक ऑब्स्ट्रक्शन मतलब एक साइड की इलियाक जो आर्टरी होती है वहाँ पे ही ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यूनिलेटरल क्लॉडिकेशन दिखेगा। इसमें डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ ऑक्लूजन, मोस्टली बायलैटरल होता है ये एओर्टो इलियाक ऑब्स्ट्रक्शन। इलियाक ऑब्स्ट्रक्शन यूनिलेटरल क्लॉडिकेशन दिखेगा, इसमें ब्रूई देखने को मिलेगी और पल्सेशन एब्सेंट होगी, फीमोरल एंड डिस्टल पल्स एब्सेंट होगी। फिर फीमोरोपॉप्लिटियल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें भी यूनिलेटरल क्लॉडिकेशन इन काफ, के फीमोरोपॉप्लिटियल में काफ रीजन में क्लॉडिकेशन देखने को मिलती है। फीमोरल पल्स, क्योंकि फीमोरल आर्टरी से डिस्टल साइड में ऑक्लूजन है तो फीमोरल पल्स प्रेजेंट होगी, लेकिन उसके बाद जो डिस्टल पल्स होगी वो एब्सेंट होगी। फिर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें दोनों पल्स प्रेजेंट होंगी, फीमोरल एंड पॉप्लिटियल दोनों पल्स प्रेजेंट होगी, एंकल पल्स वो एब्सेंट होगी, और क्लॉडिकेशन काफ और फुट में होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ ऑक्लूजन ये डिफरेंट सिम्टम्स है, कहाँ कहाँ डिफरेंट साइट्स ऑफ पेन है और कौन सी पल्स फील होती है वो है, ये याद रखना। ग्लूटियल क्लॉडिकेशन विच इज़ अर्लियर साइन ऑफ लैरिज सिंड्रोम। लैरिज सिंड्रोम में सबसे पहले ग्लूटियल क्लॉडिकेशन होता है, बटक्स में सबसे पहले पेन फील होता है। सेंसेशन, ये एक चीज़ याद रखनी है, सेंसेशन एंड टेम्परेचर दे आर नॉर्मल। कोल्ड, जो एक्यूट कोल्ड लिम्ब था या एक्यूट आर्टेरियल ऑक्लूजन, उसमें क्या था, पोइकुलोथर्मिया, इसमें जो लिम्ब है वो कोल्ड हो जाता है, लेकिन इसमें क्रॉनिक में टेम्परेचर वो नॉर्मल रहता है, क्योंकि कोलेटरल की वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो सेंसेशन एंड टेम्परेचर इक्विलिब्रेशन वो इंटैक्ट रहता है। आर्टेरियल अल्सर दूसरी चीज़ें एब्सेंट पल्सेशन, शाइनी स्किन, लॉस ऑफ हेयर, पंच्ड आउट एजेस, गैंग्रीनस चेंजेस, ये दूसरे फीचर्स हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगेन डुप्लेक्स स्कैन या फिर हैंड हेल्ड डॉपलर।
अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स ABPI. ABPI is maximum systolic blood pressure in ankle divided by maximum systolic blood pressure in arm. तो उनका रेशियो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन एंकल एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन आर्म. अब नॉर्मल वो 0.9 to 1.3 वो उसकी नॉर्मल फाइंडिंग होती है. अगर लेस देन 0.9 हुआ देन इंटरमीडिएट क्लॉडिगेशन स्टार्ट हो जाएगा कि 0.9 to 1.3 वो नॉर्मल है, लेस देन 0.9 वो इंटरमीडिएट क्लॉडिगेशन स्टार्ट, लेस देन 0.5 तब रेस्ट पेन होगा पेशेंट को, रेस्टिंग पेन, लेस देन 0.3 वो क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, इमिटेंट नेक्रोसिस, मतलब नेक्रोसिस होके रहेगा वहाँ पे जो साइड पे ऑक्लूशन हुआ है वहाँ पे. तो याद रखना 0.9 to 1.3 नॉर्मल, लेस देन 0.9 इंटरमीडिएट क्लॉडिगेशन, लेस देन 0.5 रेस्ट पेन, लेस देन 0.3 क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया. मोर देन 1.3 हमें देखने को मिलेगा इन कैल्सिफाइड ब्लड वेसल्स, इन कैल्सिफाइड ब्लड वेसल्स इन डायबिटिक पेशेंट या फिर पेशेंट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज. अब उसके बाद ये ABPI ग्रेजुअल डिक्रीज इन ABPI इट इज़ अ साइन ऑफ इमिटेंट लिम्ब लॉस, मतलब ABPI ग्रेजुअली कम होता ही जा रहा है तो इट इज़ अ साइन ऑफ इमिटेंट लिम्ब लॉस. नॉर्मली आफ्टर एक्सरसाइज हमारा ABPI वो इंक्रीज हो जाता है. ओके, नॉर्मली आफ्टर एक्सरसाइज हमारा ABPI वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन रेट लिमिटिंग आर्टीरियल डिसीज, मतलब ऐसा कोई पेशेंट जिसमें हाई रिस्क है टू डेवलप दिस आर्टीरियल डिसीज, उसमें ABPI जो है वो कम होता जाता है. आफ्टर एक्सरसाइज नॉर्मली ABPI इंक्रीज होता है, लेकिन रेट लिमिटिंग आर्टीरियल डिसीज पेशेंट में ABPI वो कम होता है ड्यू टू रिस्क ऑफ फ्यूचर आर्टीरियल डिसीज. तो ये भी एक चीज़ याद रखनी है. फॉर एवरी 0.1 डिक्रीज इन ABPI बिलो 0.9 देयर इज रिस्क ऑफ कार्डियक मॉर्टेलिटी इंक्रीज बाय 10%. ओबीस पेशेंट में डुप्लेक्स स्कैन से हम ऑक्लूजन साइट वो फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम यूज़ करेंगे MR एंजियोग्राफी या फिर डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी. तो MR एंजियोग्राफी करेंगे यूज़ मोस्टली. अब बर्जर डिसीज वर्सेस एथेरोस्क्लेरोसिस देखते हैं. बर्जर डिसीज 3rd and 4th डेकेड ऑफ लाइफ में देखने को मिलती है. मेल में ज़्यादा कॉमन है. स्मोकिंग एक प्रीडोमिनेंट रिस्क फैक्टर है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. लोअर लिम्ब में ज़्यादा देखने को मिलती है. ये बर्जर डिसीज में तीनों वेसल्स इन्वॉल्व होती है, आर्टरी, वेन एंड नर्व, इसलिए इसे कहते हैं थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरांस. के बर्जर्स डिसीज में तीनों वेसल्स इन्वॉल्व होती है, आर्टरी, वेन एंड नर्व, इसलिए इसे कहते हैं थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरांस. प्लस इसमें सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड न्यूरोपैथी, न्यूरोस्पास्टिसिटी वो भी देखने को मिलती है. इस बर्जर्स डिसीज में जो स्प्रेड है वो डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होता है. ओके, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल. और वेसल्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो स्मॉल टू मीडियम वेसल्स होते हैं. होपफुली याद रह गया होगा. 3rd to 4th डेकेड ऑफ लाइफ, मेल में ज़्यादा कॉमन, स्मोकिंग, लोअर लिम्ब में मोर कॉमन, इन्वॉल्व्स ऑल 3 वेसल्स, आर्टरी, वेन एंड नर्व, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल स्प्रेड होता है और स्मॉल एंड मीडियम वेसल्स आर इन्वॉल्व. एथेरोस्क्लेरोसिस में 5th डेकेड, मेल फीमेल में इक्वल इंसिडेंस है, मल्टीफैक्टोरियल रिस्क फैक्टर्स होते हैं. लोअर लिम्ब में ये कॉमन होता है अगेन, इसमें ओनली आर्टरीज इन्वॉल्व. ओके, एथेरोस्क्लेरोसिस में ओनली आर्टरीज इन्वॉल्व. इसका जो स्प्रेड होगा एथेरोस्क्लेरोसिस वो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल होगा. ओके, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल. बर्जर्स में डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, एथेरोस्क्लेरोसिस में प्रॉक्सिमल टू डिस्टल. इसमें लार्ज टू मीडियम वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं. और एंजियोग्राफी जब हम करेंगे तो बर्जर्स डिजीज में हमें कॉर्क स्क्रू कोलेटरल्स देखने को मिलेगी, मतलब बर्जर्स डिजीज में कोलेटरल फॉर्मेशन देखने को मिलेगी. इसमें इस तरह का कोई कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस देखने को मिलेगा. कॉर्क स्क्रू कोलेटरल ऑन एंजियोग्राफी इन बर्जर्स डिजीज. उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ बर्जर्स डिजीज एंड एथेरोस्क्लेरोसिस. तो बर्जर्स डिजीज स्टॉप स्मोकिंग, पेंटॉक्सीफिलिन. ओके, पेंटॉक्सीफिलिन ये क्या करता है, विस्कोसिटी रिड्यूस करता है और जो माइक्रो परफ्यूजन वो इंक्रीज करता है, पेंटॉक्सीफिलिन. फिर कंजर्वेटिव एम्पुटेशन भी करेंगे पेशेंट. नो बाईपास ग्राफ्टिंग. इसमें जो बर्जर डिजीज में स्प्रेड था वो डिस्टल टू प्रॉक्सिमल था, तो डिस्टल ही ऑक्लूजन है तो हम बाईपास ग्राफ्टिंग कर ही नहीं सकते, इसलिए इट हैज़ नो रोल ऑफ बाईपास ग्राफ्टिंग. अगर पेन ज़्यादा होगा, बहुत सीवियर पेन होगा, रेस्टिंग पेन होगा, उसमें हम लंबर सिम्पैथेक्टोमी करेंगे. जो लंबर ट्रंक होती है उसे हम कट कर देंगे तो पेन रिलीव होगा. रेस्टिंग पेन जब होता है तभी हम करेंगे लंबर सिम्पैथेक्टोमी. लंबर सिम्पैथेक्टोमी इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंटरमिटेंट क्लॉडिगेशन. तो ये भी एक याद रखनी है, ये सिर्फ एक्सट्रीम केस में ही करेंगे. रेस्टिंग पेन होगा तभी हम करेंगे लंबर सिम्पैथेक्टोमी. इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंटरमिटेंट क्लॉडिगेशन. लंबर सिम्पैथेक्टोमी इट इज़ डन वाया सर्जिकल या फिर केमिकल मेथड. मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स विच इज़ मिस्टेकन फॉर सिम्पैथेटिक चेन इट इज़ जेनाइटोफेमोरल नर्व. तो ये भी याद रखना है, मोस्ट कॉमन नर्व मिस्टेकन फॉर सिम्पैथेटिक चेन इज जेनाइटोफेमोरल नर्व. अगर बाईलेटरल लंबर सिम्पैथेक्टोमी करेंगे तो उसमें हम L1 गैंग्लियन जो होता है उसे हम सेव कर देंगे, अदरवाइज पेशेंट विल हैव इम्पोर्टेंस. तो ये भी याद रखना है, L1 गैंग्लियन सेव करेंगे. अगर बाईलेटरल लंबर सिम्पैथेक्टोमी करेंगे तो L1 गैंग्लियन सेव करेंगे, अदरवाइज इट विल कॉज इम्पोर्टेंस इन द पेशेंट. मैनेजमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट वो है एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग. ये सिंपल एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग.
कोई केसेस में बलून इन्फ्लेटेड, इसमें बलून इन्फ्लेट करते हैं और फिर एम्बुलस को रिमूव कर देते हैं। बिलो नी रिजल्ट आर अनसक्सेसफुल, तो अपर लिम या एब्डोमेन के रीजन में हम एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग करेंगे, या लोअर लिम में मोस्टली ग्राफ्ट्स आर प्रिफर्ड। कॉम्प्लिकेशन इसका फेलियर हो सकता है हेमेटोमा, ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसिस। बाईपास ग्राफ्टिंग करेंगे अगर एंजियोग्राफी इज नॉट सक्सेसफुल। फिर ये डिफरेंट ग्राफ्ट मटेरियल्स है जो हम यूज़ करेंगे। लोअर लिम में हम ग्राफ्टिंग यूज़ कर रहे थे, अपर लिम में हम स्टेंटिंग एंड एंजियोप्लास्टी। तो लोअर लिम में ग्राफ्ट हम कौन से यूज़ करेंगे, तो लैरिक सिंड्रोम में ब्लॉक कहाँ पे था, एओटो इलियाक रीजन में, तो यहाँ पे ब्लॉक होगा, तो यहाँ पे हम एओटो इलियाक ब्लॉक है, तो ग्राफ्ट के लिए याद रखना है अबव इंग्वाइनल लिगामेंट अगर ब्लॉक हुआ तो उसमें हम यूज़ करेंगे डेक्रोन ग्राफ्ट। ओके, अबव इंग्वाइनल लिगामेंट ब्लॉक हुआ तो हम यूज़ करेंगे डेक्रोन ग्राफ्ट। बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट अगर ब्लॉक हुआ तो उसमें बेस्ट ग्राफ्ट हुआ है रिवर्स सफेनस वेन ग्राफ्ट, लेकिन बेस्ट सिंथेटिक ग्राफ्ट हुआ है पीटीएफ के बेस्ट, ओवरऑल बेस्ट हुआ है रिवर्स सफेनस ग्राफ्ट, रिवर्स सफेनस वेन ग्राफ्ट। सिंथेटिक ग्राफ्ट हुआ है पीटीएफ, ये याद रखना है। लैरिक सिंड्रोम में एओटो इलियाक ब्लॉक है अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट, तो हम ग्राफ्ट यूज़ करेंगे वो होगा डेक्रोन ग्राफ्ट। इसमें जो एनास्टोमोसिस होगी वो होगी एओटो फीमोरल, तो एओटो फीमोरल ये बाईपास रूट होगा, एओटो फीमोरल। इलियाक ब्लॉक में अगेन क्या होगा, इलियो फीमोरल हो सकता है या फिर एओटो फीमोरल, ये वेसल को हमें बाईपास करना, तो एओटो फीमोरल या फिर यहाँ से भी हो सकता है इलियो फीमोरल। फीमोरल आर्टरी में ब्लॉक हुआ तो फिर क्या होगा, ये हमारी इलियाक है और ये हमारी पॉप्लिटियल, तो इलियो पॉप्लिटियल ग्राफ्ट, इलियो पॉप्लिटियल ग्राफ्ट। तो यहाँ तक ये अबव इंग्वाइनल लिगामेंट था, तो यहाँ इन दोनों में हम डेक्रोन ग्राफ्ट यूज़ करेंगे और इन दोनों में हम इरिवर्स सफेनस वेन या फिर पीटीएफ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या फुली समझ में आ रहा होगा, फॉर फीमोरल आर्टरी ब्लॉक इलियो पॉप्लिटियल ग्राफ्ट। तो यही था डिफरेंट ग्राफ्ट मटेरियल्स। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस क्रॉनिक आर्टेरियल ऑक्लूजन, तो गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। विद गैंग्रीन इज मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक डेथ ऑफ टिश्यू। ड्राई गैंग्रीन इट इज डेसिकेटेड टिश्यू बाय ग्रेजुअल स्लोइंग ऑफ ब्लड, तो इसमें ड्राई गैंग्रीन में धीरे धीरे ब्लड सप्लाई वो कम होता जाएगा वो ऑर्गन में। ड्राई गैंग्रीन में देयर इज गुड लाइन ऑफ डिमार्केशन, श्रिवल्ड स्किन प्रेजेंट होती है डिस्टली, अगर बोन इन्वॉल्व हुआ देन स्टम्प इज कॉन्टिन्यू। तो ये इसमें से इतना याद रखना, ग्रेजुअली ब्लड सप्लाई कम होता है, इसकी वजह से ड्राई गैंग्रीन होता है, और इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन वो अच्छी होती है ड्राई में। ड्राई जो है वो कम सीरियस है, इतना याद रखना। वेट वो ज़्यादा सीरियस है, इसमें वीनस ब्लॉकेड होता है प्लस सुपर एडेड इन्फेक्शन होता है, और लाइन ऑफ डिमार्केशन वो भी पोर होती है। इन्फेक्शन कैन एक्सटेंड इनटू नेबरिंग टिश्यूज़, तो फाइनल डिमार्केशन इज मोर प्रॉक्सिमल। तो वेट गैंग्रीन वो ज़्यादा सीरियस होता है, जिसमें अगर ड्राई गैंग्रीन में सुपराइडल इन्फेक्शन हो गया इट कैन कन्वर्ट इनटू वेट गैंग्रीन ऑल्सो। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन इज जंक्शन बिटवीन डेड एंड लिविंग टिश्यू, लाइन बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू। और लाइन ऑफ डिमार्केशन वाला जो एरिया होगा वो हाइपरेस्थेसिया प्रेजेंट होगा, उसमें सेंसेशन कुछ ज़्यादा ही प्रेजेंट होगी। उसके बाद एम्प्यूटेशन, गैंग्रीन की ट्रीटमेंट है एम्प्यूटेशन। तो एम्प्यूटेशन की दूसरी इंडिकेशन है, एक तो गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन, सार्कोमा, कैंसर, कॉन्ट्रैक्चर्स, साइनस एंड फिस्टुला एंड डिफॉर्मिटी। तो ये इंडिकेशन याद रखनी है। कुछ की पॉइंट्स, डायबिटीज मेलाइटिस, उसमें हम लोकल एम्प्यूटेशन ऑफ डिजिट्स करेंगे। मेटाटार्सोफेरेंजियल जो इन्वॉल्व तो रे इंसिजन, कि इसमें सिर्फ याद ही रखना है, तो ये आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। एम्प्यूटेशन स्टम्प, उसके बारे में बताता हूँ। ये सपोज हमारा लिम्ब है, यहाँ पे गैंग्रीन फॉर्म हो चुका है, तो हम इतना पार्ट रिमूव कर देंगे, प्लस 8 सेंटीमीटर बिलो नी एम्प्यूटेशन हो तो 8 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे मिनिमम, अबो नी एम्प्यूटेशन हो तो मिनिमम 20 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे। तो ये जो गैप रखा उसे कहते हैं स्टम्प, एम्प्यूटेशन स्टम्प। तो बिलो नी एम्प्यूटेशन में हम 8 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे, मिनिमम 8 सेंटीमीटर। लॉन्ग पोस्टीरियर फ्लैप, और यहाँ पे लॉन्ग पोस्टीरियर फ्लैप रखेंगे, उसे ही इस तरीके से सूचर कर लेंगे, कवर कर लेंगे। लॉन्ग पोस्टीरियर फ्लैप इज मोर पॉपुलर, इतना याद रखना है। फिर दूसरा स्क्यू फ्लैप, लेकिन मोस्टली लॉन्ग पोस्टीरियर फ्लैप यूज़ होता है। अबव नी एम्प्यूटेशन उसमें मिनिमम 20 सेंटीमीटर ये एम्प्यूटेशन स्टम्प की लेंथ रखेंगे फॉर प्रोस्थेसिस टू फिट इन। तो होपफुली क्लियर।